नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा और वक्त है कालका से समालेखा का। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के यूथ रेड क्रॉस और हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के संयुक्त नेतृत्व में यूथ फॉर नेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की, जहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कम्युनिटी इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। साथ ही युवाओं को संबोधित किया और कहा कि युवा शक्ति उम्र से नहीं बल्कि मस्तिष्क से होनी चाहिए, क्योंकि यदि मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो शरीर खुद स्वस्थ रहेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया कार्यक्रम का अनुसरण करते हुए युवाओं को प्रेरित भी किया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित यूथ फॉर नेशन कार्यक्रम में पहुंचे थे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यूआईईटी स्थित कम्युनिटी इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन भी उन्होंने इस दौरान किया है। इसके साथ ही राज्यपाल ने युवाओं को यहां गृह मंत्र भी दिया। इसलिए यूथ का डेफिनेशन बदलना पड़ेगा। यूथ बोले तो ये नहीं समझे कि भाई 25 साल 45 साल। यूथ इज इन माइंड, नॉट इन बॉडी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने करनाल के अनाज मंडी में अधिकारियों की बैठक ली है। इसके बाद प्रेस वार्ता कर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं कृषि कानून पर सरकार का पक्ष रखा। कृषि कानून पर मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि नेशनल रिपोर्ट के माध्यम से किसानों की आय 27 रुपए है। इसे बढ़ाने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। 2022 तक किसान की आय डबल करने के जवाब में उन्होंने कहा कि बहस की बात नहीं है। वहीं तूड़ी का भाव 10 से 12 रुपए किलो चल रहा है। इस बार मंडी में प्राइवेट भी खरीद हो रही है। करनाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहुंचे थे कृषि मंत्री जेपी दलाल और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की यहां पर बैठक ली है। करनाल की अनाज मंडी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अधिकारियों की बैठक ली और पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं और जनता भी कांग्रेस पार्टी को नकार चुकी है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में किसी तरह का कोई अस्तित्व नहीं है और इसीलिए इन दोनों पार्टियों को किसानों की बात करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि किसानों के लिए जितना काम हमारी सरकार कर रही है उतना काम किसी भी सरकार ने नहीं किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो गेहूं की खरीद की जा रही है मंडियों में वो सुचारू रूप से चल रही है और किसान भाइयों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। इसके साथ ही तूड़ी का जिक्र भी उन्होंने किया और बताया कि किस तरीके से इसका भाव पहले की तुलना में बढ़ा है और किसानों को इससे फायदा भी मिल रहा है। यही देखना है कि किसानों की सुविधा के लिए जो हमने व्यवस्थाएं की थी वो सही काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। किसानों को कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारे आढ़ती भाइयों को, व्यापारी भाइयों को दिक्कत, कोई लेबर की कैंटीन चल रही है नहीं चल रही है, पानी की व्यवस्था है नहीं या नहीं है, लिफ्टिंग का, और हर मंडी में जो पेमेंट जो हमने हमारी टारगेट है कि 72 घंटे में दें, वो चल रही है कि नहीं चल रही है। और ये सारी व्यवस्थाएं हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, जैसी सरकार चाहे वैसे ही चलने लग जाए और हर साल इसमें हम बेहतरी कर रहे हैं। वैसे हमारे एकेडमी के लिए उसको सुधारा किया जाए। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि करनाल की अनाज मंडी में आज कृषि मंत्री जेपी दलाल की ओर से अधिकारियों की बैठक ली गई है और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही अनाज मंडी में जो अधिकारियों की बैठक ली उसमें उन्होंने इस बात की जानकारी भी अधिकारियों से ली है कि मंडी में खरीद कैसे चल रही है, न केवल करनाल की अनाज मंडी में बल्कि प्रदेश की जो बाकी मंडियां हैं वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं और किस तरीके से खरीद का काम लगातार किया जा रहा है। क्या किसानों को किसी तरह की कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है? तो तमाम तरह के जो सवाल हैं वो बताया जा रहा है कि अधिकारियों से कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पूछे।
और अब खबर है यमुनानगर से, जहां पद्मश्री ओम प्रकाश गांधी को शिक्षा मंत्री सहित विभिन्न संस्थाओं ने सम्मानित किया है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश गांधी बीते 35 सालों से लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए वो पद्मश्री से नवाजे जा चुके हैं। देवधर के गुरुकुल विद्या मंदिर में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया है, जहां विभिन्न सामाजिक शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने ओम प्रकाश गांधी को सम्मानित किया। इस मौके पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि रहे। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहले ऐसे पुरस्कारों के लिए एमएलए, मंत्री, डीसी रिकमेंड करते थे, लेकिन अब अच्छे लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी सम्मानित करते हैं। तो पद्मश्री ओम प्रकाश गांधी को सम्मानित किया गया और इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे और उन्होंने ही उन्हें सम्मानित किया। एक बड़ी बात उन्होंने कही कि पहले अक्सर देखने को मिलता था कि जो एमएलए, एमपी, जो मिनिस्टर होते थे, वो जो सिफारिश करते थे, वो जो रिकमेंडेशन देते थे, उसके हिसाब से पहले लोगों को सम्मानित करने का काम किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब प्रतिभा को सम्मान दिया जाता है, अब काम को सम्मान दिया जाता है। नागरिक अभिनंदन समारोह पद्मश्री श्री ओम प्रकाश गांधी जी का, और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि इसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी जो है वो पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि पहले और अब में जो सबसे बड़ा फर्क है वो यही है कि अब वाकई में जो आप काम कर रहे हो उसको सम्मान मिलता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपको सम्मान मिलता था, लेकिन सम्मान जो पहले मिलता था लोगों को वो किसी की सिफारिश के जरिए मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब किसी की सिफारिश नहीं चलती है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, आपने अपने शिक्षा में, आपने किसी भी क्षेत्र में अगर अच्छा काम किया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, तकनीकी का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो या कोई और क्षेत्र हो, तो उसका सम्मान आपको मिलता है। यहाँ किसी की कोई सिफारिश नहीं चलती है। उसका पूरा ये पद्म पुरस्कार मिला है, ये इस क्षेत्र के लिए, सारे समाज के लिए बड़ी सौभाग्य की वस्तु है। भारत सरकार ने बेटियों के पढ़ाने और बचाने का अभियान तो अभी चंद वर्ष पहले शुरू किया है, लेकिन गुरुजी ने, जिन्हें ओम प्रकाश गांधी जी, जिन्हें हम गुरुजी कहते हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम 35 साल पहले शुरू कर दिया था। बेटियों के लिए बड़ी श्रद्धा और बड़ा सम्मान उनके दिमाग में है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए उनकी जो नीच स्थिति थी, जो निम्न स्तर का जीवन बच्चियां जी रही थी, पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं था, उसी को सुधारने के लिए उन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। अपने संस्थापक श्रद्धेय ओम प्रकाश गांधी जी, जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया है, के लिए उन्हें बहुत बधाई देती हूँ और हम सभी को इस बात का गर्व है कि वो पद्मश्री से विभूषित हुए हैं। 37 साल पहले उन्होंने, जिस समय में कोई लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहता था, उस समय समाज में नारी शिक्षा को शिक्षित करने की एक अलग जगाई और वो निरंतर अपने इस कार्य पर अग्रसर है। मोदी सरकार जी, जिनका सपना भी यही है कि भारत आत्मनिर्भर बने और महिलाएं शिक्षित हों, इस सपने को भी पूरा करने में वो पूरे निरंतर लगे हुए हैं। इस सब के लिए वो उनका सब कार्य प्रशंसनीय है और वो बधाई के पात्र। हमारे संस्थापक जी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार देने पर मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करती हूं। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने हमारे संस्थापक जी के कार्य को पहचाना है। हरियाणा की लड़कियां निरंतर विश्व में खेलों में व अन्य प्रतिस्पर्धाओं में अपना नाम रोशन करती आई हैं। गुरुजी भी निरंतर उनकी सफलता के लिए प्रयासरत हैं। यहाँ की लड़कियां दिन प्रतिदिन खेलों में भाग लेती हैं और स्कूल का नाम रोशन करती हैं। गुरुकुल का माहौल भी बिल्कुल परिवार जैसा है। यहाँ अन्य स्कूलों से अलग हमें प्राचीन शिक्षा के साथ साथ आजकल की सब चीजें सिखाई जाती हैं। अगला सपना है कि भारत आत्मनिर्भर हो, इसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए। कोई किसान हो, कोई उद्योगपति हो, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, सबका यही प्रयास होना चाहिए। और उस दृष्टि से स्त्री पुरुष सब हमारे शिक्षित होंगे और समाज में उनका कुछ स्थान होगा, कुछ वो करेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी आत्मनिर्भर होगा।
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का ये सपना पूरा हो, यही हमें सबको प्रयास करना चाहिए। 84 में यहाँ खादर के क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा की दृष्टि से ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। 5वीं के पश्चात लड़कियों को कोई पढ़ाता नहीं था और यहाँ आने जाने के साधन भी अच्छे नहीं थे। पानीपत के आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने घोटाले के मामले को उजागर करते हुए एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि हरियाणा के कुल 275 पूर्व विधायक और 128 पूर्व विधायकों की फैमिली पेंशन के रूप में करोड़ों रुपए ये ले रहे हैं। वहीं पीपी कपूर ने पूर्व विधायकों की तत्काल पेंशन बंद करवाने के लिए मांग की है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने पानीपत में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अब गुंडा राज हो चुका है। शाम को 6 बजे के बाद महिलाएं घरों से बाहर निकलने में डरती हैं और साथ ही बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 बन चुका है। इसीलिए अब हरियाणा की जनता जात पात और धर्म की राजनीति को खत्म करके सरकार को बदलना चाहती है। कि भाई इसको इतना अंदाजा लगा लें। पंजाब के अंदर स्कीम लागू करी, हरियाणा के अंदर हमने निर्मल सिंह जी हमारे आम आदमी पार्टी के लीडर ने, जिनको 4 पेंशन मिलती थी, 3 सरेंडर की और 1 रखी। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की कि पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी के लीडर केवल 1 पेंशन लेंगे। हमने हरियाणा सरकार से मांग की थी कि आप भी 1 MLA 1 पेंशन की योजना को लागू कराएं, परंतु खट्टर साहब इस पे तिल मिला गए कि करोड़ों रुपए जो MLAs को लूट का माल मिल रहा है जनता की टैक्स की कमाई से, और अभद्र भाषा का प्रयोग केजरीवाल जी के लिए करने लगे। केजरीवाल जी तो पहले ही कहते हैं भाई हमें गाली दे लो, जनता का काम करो। आप ये अंदाजा। कैथल में महिलाओं को रोडवेज की सौगात मिली है, जहां उपायुक्त और विधायक ने हरी झंडी दिखाकर सिटी बस सेवा की शुरुआत की है। वहीं छात्राओं और महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। इससे पहले छात्राओं और महिलाओं को ऑटो में जाना होता था, जिसमें 20 से 30 रुपए का खर्चा आता था, लेकिन सिटी बस सर्विस की शुरुआत होने से 5 से 15 रुपए तक खर्चा आएगा। इन बसों में जिन छात्र छात्राओं का पास बना होगा उन्हें किराए की भुगतान नहीं करना होगा। सिटी बस कैथल बस स्टैंड से शुरू होकर IG कॉलेज, पिहोवा चौक, RKSD कॉलेज, विश्वकर्मा चौक, अंबेडकर कॉलेज से होती हुई बस स्टैंड वापस लौटेगी। मैं अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से और कैथल वासियों की तरफ से भी, हमारे DC हैं आदरणीय छोटे भाई प्रदीप दहिया जी और हमारे GM हैं गर्ग साहब, इनको दोनों को भी बधाई देता हूं और इनकी मैं इस शब्दों में प्रशंसा भी करूंगा कि इनकी सोच है ये कि कैथल के लोगों को, शहरी नागरिकों को, ग्रामीण लोगों को किस प्रकार से सेवा दी जाए। जिला प्रशासन को बच्चे मिले थे 1-1.5 महीने पहले कि जो हमारे जो लोकल रूट्स हैं शहर के अंदर के, वहाँ पर हमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। उनके पास बना हुआ है, लेकिन फिर भी उनको ना पैसे खर्च करने पड़ते हैं। निजी वाहन से आते हैं या फिर मान लीजिए ऑटो है वगैरह, दिक्कतें भी काफ़ी आती हैं, खड़े रहना पड़ता है। तो जैसे विधायक जी से डिस्कशन किया गया, विधायक जी से डिस्कशन करके रूट चार्ट बनाया गया GM साहब के साथ बैठ के। तो ये लोकल जो बस सेवा है ये गवर्नमेंट की तरफ से ही हमने शुरुआत की है, ताकि फंड्स का इशू कोई ना हो और जब पास बनवाया है बच्चों ने उनको उसका फ़ायदा मिले। माननीय विधायक जी ने फिर एक बात और कही कि सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, जो जनरल पब्लिक है उनके लिए भी एक बस होनी चाहिए, इसलिए 2 बसों की शुरुआत की गई है। और GM साहब ने बिल्कुल एश्योर किया कि इसको वायबल बनाएंगे, बिल्कुल अच्छे व्यवहार के साथ, अच्छे एनर्जी के साथ ये इनिशिएटिव लिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे शहरवासियों। रादौर में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। बढ़ती गर्मी लोगों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही है। गर्मी बढ़ने के साथ ही हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। सरकारी अस्पताल के SMO डॉक्टर विजय परमार ने बताया है कि अस्पताल में आने वाली कुल OPD में से 60 में से 70% मरीज गर्मी में होने वाली बीमारियों के सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया है कि जो लोग इस वक्त खेतों में या फिर बाहर काम कर रहे हैं उनमें डिहाइड्रेशन होने की ज्यादा संभावना रहती है। ऐसे में उन्हें ज्यादा से ज्यादा पानी और अन्य द्रव्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए।
गर्मी जो है एकदम से बढ़ना शुरू हुई है और हम देखें रोज का तापमान और खास तौर पे 12 से लेकर 4-5 बजे तक का तापमान है काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके तहत ये है कि जो लोग बाइक्स पे सफ़र कर रहे हैं या खेतों में काम कर रहे हैं तो उनमें डिहाइड्रेशन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि वो अपना पानी का जितना पानी का इस्तेमाल कर सकें या द्रव्य पदार्थ है जो जैसे लस्सी है, शिकंजी है, नींबू पानी है या ORS का घोल है उसका इस्तेमाल। और हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जाहिर सी बात है कि बीमारियां भी बढ़ेंगी, लेकिन इतनी संख्या में बढ़ेंगी ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय। अनूप, आवाज आ रही है आपको, हमारी सुन पा रहे हैं क्या? बिल्कुल, जिस प्रकार से अप्रैल के महीने में ही इतनी गर्मी अभी तक नहीं देखी गई थी, पिछले 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि इस प्रकार की गर्मी और लू जो है जरूर जून और जुलाई के महीने में आती थी, लेकिन इस बार गर्मी इतनी अधिक है कि जो जून जुलाई का महीना होता था ठीक उसी प्रकार अप्रैल के महीने में गर्मी देखने को मिल रही है। और इस गर्मी का असर आम में काम करते हैं, किसान जो खेतों में काम करते हैं, मंडियों में काम करते हैं, तो उन लोगों को इस समय एकदम से गर्मी का जो सामना करना पड़ रहा है वो ऐसा नहीं होता था। पहले अप्रैल के महीने में इतनी जोरदार गर्मी नहीं आती थी जितनी इस बार आई है। और किसानों के लिए तो एक ये भी बड़ी दिक्कत है कि उनके जो दुधारू पशु होते हैं वो जून जुलाई के महीने की गर्मी को जिस प्रकार से झेलते थे ठीक उसी प्रकार अप्रैल में झेलनी पड़ रही है, तो उसका असर उनके दुग्ध उत्पादन में भी पड़ रहा है। तो चाहे वो पढ़ने वाले बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, और खास करके चाहे सिविल हॉस्पिटल की बात की जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल की बात की जाए, उनमें जो ओपीडी दर है वो भी ठीक उसी प्रकार बढ़ रही है जिस प्रकार से जून जुलाई के महीने में बढ़ती थी। अमित, बिल्कुल सही बात है और लगातार मरीजों की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है। अब अनूप, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जो जानकारी जो दी गई है उसमें ये कहा जा रहा है कि डिहाइड्रेशन की जो मरीज हैं वो ज्यादा पाए जा रहे हैं, तो ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो गर्मी बढ़ रही है यही इसकी एक सबसे बड़ी वजह? हाँ बिल्कुल अमित जी, सीधी सी बात है कि गर्मी का जब महीना शुरू होता था जून जुलाई का, उस समय इस प्रकार की दिक्कतें सामने आती थी, चाहे वो पानी की कमी हो जाना है, डिहाइड्रेशन है, और इस प्रकार की जो दिक्कतें आती थी वो इस बार अधिक गर्मी होने की वजह से अप्रैल के महीने में देखने को मिल रही है। खास करके छोटे बच्चों में भी इस प्रकार की काफी दिक्कतें हैं। और सिविल हॉस्पिटल जो है, सरकारी अस्पताल है, वहां पर जाकर के जब डॉक्टरों से बात की गई तो उनका भी यही कहना था कि जो आबादी टोटल ओपीडी होती है वो ओपीडी इस महीनों में कम होती थी, क्योंकि मजदूर है वो भी अपना कार्य कर रहे थे, मजदूर मंडियों में काम कर रहे होते थे, गेहूं का सीजन है, किसान भी खेतों में व्यस्त होते थे। लेकिन गर्मी अधिक होने की वजह से इस बार जो ओपीडी है वो बढ़ी है और लोगों में ठीक गर्मी की उसी प्रकार की दिक्कतें सामने आ रही जो जून जुलाई के महीने में आती थी। चलिए, शुक्रिया आपका अनूप इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और अप्रैल के महीने में ही जून जैसे हालात बनते जा रहे हैं, इसकी वजह से बीमारियों का जो प्रकोप है वो भी बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, खबर है शाहबाद से। शाहबाद के गांव समनखा की हम बात कर रहे हैं, जहां एक युवक ने शराब के नशे में दूसरे युवक की हत्या कर दी। बता दें आपको कि पुलिस को सूचना मिली थी कि शाहबाद के गांव संभालखी के खेतों में एक शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच के बाद पता चला कि आपसी कहासुनी के चलते एक युवक ने मृतक को शराब के नशे में रस्सी की मदद से मार डाला। शाहबाद थाना प्रभारी का कहना है कि कत्ल इरादे से किया गया था या नहीं, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। मृतक के भाई की शिकायत पर राजेंद्र नाम के एक व्यक्ति पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है और जांच अभी चल रही है। शेर सिंह सन ऑफ अजैब सिंह का खेत है संभालकी में, उसके खेत में एक लाश पड़ी है, किसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति की हत्या कर दी। इस पर पुलिस ने वहाँ पे मौके पे गई, वहाँ पे सीनों का क्राइम टीम को बुलाया है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो उसके ब्रदर की स्टेटमेंट पे राजेंद्र नाम के व्यक्ति के खिलाफ हम हत्या का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर।